हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि होगा शाहजहाँ का। तो जो नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब नया टॉपिक शुरू करते हैं। शाहजहाँ का जो शासनकाल होता है वो होता है 1627 से 1658 ईस्वी तक। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक परिचय पढ़ेंगे। जन्म हुआ था 1592 ईस्वी में लाहौर में। सन ध्यान में रखना, ईयर 1592 ईस्वी में। बचपन का नाम था खुर्रम, पिता जहांगीर, माता जगत गोसाई। विवाह 1612 ईस्वी में होता है किससे? अर्जुमंद बानो बेगम से, जिसको बाद में किस नाम से जाना जाता है? मुमताज महल से। और ये है थी कौन? तो नूरजहाँ का जो भाई था आसफ खां, उसकी पुत्री थी कौन? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, जो इसके पुत्र थे चार, वो कौन कौन थे? दारा सिको, शाह औरंगजेब और मुराद बख्श। तो दारा सिको और औरंगजेब के ही बीच में आगे चल कर के उत्तराधिकारी की लड़ाई होती है और इसकी एक पुत्री होती है, उसका नाम होता है जहां आरा। ठीक है, अब इसका प्रारंभिक जीवन पढ़ेंगे शाहजहाँ का। तो खुर्रम को हिसार व फिरोजाबाद की जागीर दी गई थी, जो शुरू में सभी को ही दी जाती थी। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के बाद मुगल इतिहास में पहली बार उत्तराधिकारी के मुद्दे पर खुर्रम और राजकुमार शहरयार के मध्य युद्ध हुआ। तो किस किस के बीच? खुर्रम और राजकुमार शहरयार के बीच। तो मैंने आपको पिछले वीडियो जो जहांगीर की थी उसमें मैंने आपको बताया थे जहांगीर के 3 पुत्र कौन कौन? एक खुसरो, एक खुर्रम और एक शहरयार। तो खुसरो को तो पहले ही मार दिया जाता है खुर्रम के साथ मिलकर के, जो अभियान लड़ा था जहांगीर ने, तो खुसरो की हत्या करवा दी गई थी। ठीक है, और एक जो था राजकुमार शहरयार, इसकी शादी जो नूरजहाँ होती है वो अपनी पुत्री लाडली बेगम से करवा देती है। तो होता क्या है, जब इसके पिता जहांगीर की मृत्यु होती है तो जब शाहजहाँ जो था इस समय कहाँ था? दक्षिण भारत में था। और नूरजहाँ दिल्ली में राजकुमार शहरयार को उत्तराधिकारी घोषित कर देती है, क्योंकि अब ये नूरजहाँ का पुत्र तो था ही सौतेला, पर दामाद भी था, क्योंकि उसने अपनी पुत्री लाडली बेगम की शादी किससे करवा दी थी? शहरयार से। ठीक है, तो इसके बाद शाहजहाँ क्या करता है? आसफ खां जो कि वकील था और राज्य दीवान ख्वाजा अबुल हसन, इन दोनों की सहायता लेकर के उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध एक विद्रोह करता है और उसके बाद वो जीत जाता है। इसके बाद इसने एक सत्ता ग्रहण की। 1628 ईस्वी को शाहजहाँ अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ईसानी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, तो शाहजहाँ कब बैठा गद्दी पर? 1628 ईस्वी में। आगरा में शाहजहाँ का राज्याभिषेक हुआ। तो अगर पूछा जाए कहाँ हुआ, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि आगरा में हुआ या दिल्ली में हुआ। आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि शाहजहाँ का जो राज्याभिषेक हुआ वो आगरा में हुआ था। ठीक है, अब शाहजहाँ कालीन प्रमुख विद्रोह पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बुंदेला राजपूतों का विद्रोह। शाहजहाँ के शासनकाल में 1628 ईस्वी में बुंदेला सरदार झुंझर सिंह के नेतृत्व में बुंदेलों ने शाहजहाँ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, शाहजहाँ ने स्वयं इस अभियान का नेतृत्व किया था। अनंतः 1629 ईस्वी में झुंझर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया, वो नहीं जीत पाई। ठीक है, जो झुंझर सिंह की सेना थी, कुछ समय बाद झुंझर सिंह ने दोबारा से विद्रोह कर दिया। अब इसका जो नेतृत्व किया था वो उसके बाद औरंगजेब ने किया था, यानी कि शाहजहाँ के बेटे ने किया था। ठीक, 1635 ईस्वी में यह विद्रोह समाप्त हो गया। उसके बाद औरंगजेब की यह पहली राजनीतिक विजय थी और पहली बार उसने यहाँ मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण करवाया। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो बुंदेलों का सबसे प्रभावी विद्रोह होता है वो औरंगजेब के ही शासनकाल में होता है। किसके नेतृत्व में? छत्रसाल के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये आगे चल करके पढ़ेंगे औरंगजेब के टॉपिक में। अब पढ़ते हैं खान ए जहां लोदी का विद्रोह। ठीक है, जिसको खाने जहां या खान जहां भी कहते थे। तो खाने जहां कौन था? तो ये दक्कन का सूबेदार था। इसने बुंदेला विद्रोह दबाने में शाहजहाँ का साथ दिया था।
तो जब बुंदेला ने शाहजहाँ के खिलाफ विद्रोह किया था, तो इस समय इसने खाने जहाँ ने इसका साथ दिया था। किसका? शाहजहाँ ने। तो शाहजहाँ ने खाने जहाँ को दरबार में आने का आदेश दिया। ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि जब ये खाने जहाँ दरबार पहुँचता है, तो इसको वो सम्मान नहीं मिलता जो जहांगीर के टाइम पर इसको मिलता था दरबार में। तो ये अपने खतरे को भांपते हुए क्या करता है, बादशाह की आज्ञा के बिना ही दक्षिण की ओर भाग जाता है। शाही सेना यानी कि मुगलों की सेना इसका पीछा करती है। चंबल नदी के किनारे युद्ध होता है और खाने जहां जो था वो भागकर अब कहाँ पहुंच जाता है, अहमदनगर। ठीक है। अंत में 1631 में खाने जहां मारा जाता है और इसी के साथ जो है ये विद्रोह भी समाप्त हो जाता है। अब पढ़ते हैं पुर्तगालियों का विद्रोह। पुर्तगाली बंगाल में लंबे समय से व्यापार कर रहे थे। मुगल बादशाह की तरफ से उनको नमक के व्यापार का एकाधिकार दिया गया था। आपको मैंने बताया था जहांगीर के टॉपिक में कि जहांगीर के काल में दो आते हैं। कौन कौन? एक कैप्टन हॉकिंस और एक सर टॉम्स रो। तो इनको जहांगीर से इजाज़त मिल जाती है व्यापार करने के लिए। तो अब ये लंबे समय से जो है व्यापार कर रहे थे। और होता क्या है कि ये जो मुगल सेना के लिए बाद में ना समस्या उत्पन्न करने लग गए थे। जबरदस्ती जो है भारतीयों को ईसाई बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था, बाजारों में लूट मार प्रारंभ कर दी थी। तो उसके बाद होता ये है कि शाहजहाँ जो होता है वो 1632 ईस्वी में इनके विद्रोह को दबाने का आदेश देता है। अनंतर लगभग 4 महीने के बाद हुगली पर ये लोग अधिकार कर लेते। तो हुगली कहाँ है? हुगली भी बंगाल में ही है। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं सिख विद्रोह। तो सिख विद्रोह तो होता ये है कि जहांगीर के टाइम पर भी जो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, तो अर्जुन देव ने खुसरो का साथ दिया था। तो जहांगीर ने जो है अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। तो उसी समय से टकराव था सिख और किसका? मुगलों का। तो शाहजहाँ के काल में 1628 ईस्वी में शाहजहाँ के शासन काल के आरंभ में ही एक साधारण घटना से सिखों और शाहजहाँ के बीच एक शत्रुभाव उत्पन्न हो जाता है। अब होता क्या है कि जो शाहजहाँ का एक प्रिय बाज था वो उड़ करके हरगोविंद जो कि छठवें सिख गुरु थे उसके खेमे में चले जाता है। शाहजहाँ वापस करने के लिए कहता है और हरगोविंद सिंह इसे वापस देने के लिए मना कर देते हैं। तो मुगलों द्वारा एक सेना भेजी जाती है, फिर हरगोविंद की तरफ से भी एक सेना आती है। इस तरह से लड़ाई होती है। तो होता ही है कि हरगोविंद के जो कुछ थे समर्थक जो कि शाहजहाँ के दरबार में थे, तो उन्होंने समझा बुझा करके इस लड़ाई को ख़त्म कर दिया। उसके बाद दूसरी लड़ाई होती है मुगलों और सिखों के बीच। जो दूसरा झगड़ा होता है वो हरगोविंद द्वारा श्री गोविंदपुर नामक एक नगर बसाने को लेकर के होता है। तो जो वो नगर बसा रहा था तो उसमें मुगल सेना जो शाहजहाँ की होती है वो कहती है कि नगर का निर्माण बंद करो, और जो हरगोविंद सिंह होते हैं वो मना कर देते हैं। तो इस तरह से दूसरी लड़ाई उत्पन्न होती है। तो इसमें जो होता है वो जो मुगल सेना जो होती है इसमें हारती है। फिर तीसरी जो लड़ाई होती है वो होती है एक कुख्यात डकैत बीडी चंद्र नामक एक व्यक्ति के कारण। अब होता क्या है कि ये जो बीडी चंद्र था वो कौन था? वो हरगोविंद का एक शिष्य था। तो उसने एक घुड़साल से 2 बहुत अच्छे घोड़े चुरा लिए थे और अपने गुरु यानी कि हरगोविंद को भेंट भी कर लिए थे, और हरगोविंद ने इसे स्वीकार भी कर लिया था। तो मुगलों की तरफ से आक्रमण के लिए एक लड़ाई के लिए एक सेना भेजी जाती है और हरगोविंद की तरफ से भी एक सेना आती है। तो इनके मध्य लड़ाई होती है और जो मुगल सेना इसमें भी हार जाती है। तो सिखों को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए उसके बाद जो है हरगोविंद थे जो वो किरतपुर चले जाते हैं जो कि कश्मीर की घाटियों में स्थित है। तो इस तरह से जो है सिखों और मुगलों के बीच टकराव बढ़ता रहता है। ठीक है। शाहजहाँ के काल में भी साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में अहमदनगर, तो अहमदनगर को तो सबने ही जीतना चाहा, चाहे वो अकबर है, जहांगीर है, सबने जीता भी। उसी तरह शाहजहाँ ने महाबत खां के नेतृत्व में अहमदनगर पर आक्रमण किया और 1633 ईस्वी तक उसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद बात करते हैं गोलकुंडा की। तो अहमदनगर को साम्राज्य में मिलाने के बाद शाहजहाँ ने गोलकुंडा पर दबाव डाला। अनंतः 1636 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक कौन था? शेख अब्दुल्ला कुतुब शाह। इसने मुगलों से संधि कर ली। गोलकुंडा पर अधिकार हो जाने के बाद शाहजहाँ ने
औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त करके दिल्ली चला गया। तो ये ध्यान में रखना है कि गोलकुंडा पर जब अधिकार हो जाता है उसके बाद औरंगजेब दक्षिण का ही सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है। कालांतर में गोलकुंडा के वजीर मोहम्मद सैयद मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भी भेंट किया था। बीजापुर 1636 ईस्वी में बीजापुर के अपने अभियान में शाहजहां स्वयं दौलताबाद गया तथा तब तक बीजापुर जो है अपनी पुरानी शक्ति को या पुरानी ताकत को खो चुका था। बीजापुर का जो शासक था मोहम्मद आदिल शाह, जिसने जहांगीर के टाइम पे खुर्रम को यानी कि शाहजहां को बहुत से उपहार भेंट किए थे। तो जब खुर्रम वापस जाता है तो उसे तभी उसी के बाद शाहजहां की उपाधि से नवाजा जाता है। अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा जहांगीर का तो आप उसे देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तभी आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो जो बीजापुर का जो शासक था मोहम्मद आदिल शाह, इसका नियंत्रण जो है अपने सरदारों पर पूर्ण रूप में नहीं था। इस समय शाहजहां ने बीजापुर पर आक्रमण किया। अनंता 1636 ईस्वी में बीजापुर ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। अब पढ़ेंगे कांधार। तो कांधार जो है जहांगीर के काल से ही पुर्तगालियों के हिस्से में चले जाता है और इस समय जो है शाहजहां के टाइम पर तो पूरे ही हाथ से छिन जाता है। 1649 में औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल सेना कंधार पहुंची लेकिन वह असफल रही। उसके बाद 1652 ईस्वी में औरंगजेब को पुनः कंधार जीतने के लिए भेजा गया। इस बार भी वह असफल रहा। अब 1653 में एक साल बाद अब अभियान जो है दारा सिकों के नेतृत्व में किया गया, लेकिन जो दारा सिको था उसके द्वारा भी कंधार को जीतने का प्रयत्न असफल रहा। 1649 से कंधार जो है हमेशा के लिए भारत से छिन गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब कंधार जो है वो भारत के हिस्से में नहीं था। अब जो है उत्तराधिकार का संघर्ष चलता है शाहजहां के बीमार होने के बाद। तो वो किस किस में चलता है? जो इसके 4 पुत्र होते हैं और उनमें से भी जो 2 पुत्र होते हैं दारा सिको और औरंगजेब, इन दोनों के मध्य 3 युद्ध होते हैं, धर्मत का, सामूगढ़ का और दोराई का युद्ध। तो ये 3 जो है युद्ध वो प्रमुख युद्ध है, इनको ध्यान भी रखना है। ठीक है। तो जो दारा सिको था वो राज्यपाल था पंजाब का, मुराद बख्श गुजरात का, औरंगजेब दक्षिण भारत का, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया था, और शाह शुजा जो था वो राज्यपाल था बंगाल का। अब होता क्या है कि इन चारों पुत्रों में दारा जो होता है वो अपने पिता यानी कि शाहजहां का विश्वास पात्र था। यही कारण है कि शाहजहां जब बीमार हुआ तब उसने दारा सिको को शासक नियुक्त किया और कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यही शासन का संचालन करेगा, और बाद में उसे अप्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। ठीक है। अब होते हैं 3 युद्ध। सबसे पहले धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में। ठीक है, तो डेट को याद रखना है, 15 अप्रैल 1658 में। दूसरा युद्ध भी जो है वो भी 1658 में ही होता है सामूगढ़ का, पर वो होता है 29 मई को। ठीक है। तो धर्मत का युद्ध, धर्मत कहाँ है? ये है एमपी में। ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं कि धर्मत का मैदान कहाँ है या सामूगढ़ का मैदान कहाँ है, तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इस युद्ध में दारा सिकों की तरफ से शाही सेना नेतृत्व जोधपुर के राजा जसवंत सिंह व कासिम खान ने किया, और औरंगजेब जिसके साथ मुराद था यानी कि उसका भाई था, इनके मध्य हुआ, और शाही सेना इसमें जो है पराजित हो जाती है यानी कि हार जाती है। मतलब कौन हारा? इसमें दारा सिको हारता है। ठीक है। तो दारा सिको पहले युद्ध में भी हार जाता है। सामूगढ़ का युद्ध जो होता है 29 मई 1658 ईस्वी में। तो सामूगढ़ कहाँ है? ये आगरा के ही निकट है। 1658 ईस्वी में दारा सिको सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के हाथों पराजित हो जाता है। औरंगजेब ने धोखे से मुराद को भी कैद कर लिया। अब देखिए, जो मुराद जिसने धर्मत के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया उसने अब मुराद को भी कैद कर लिया। ठीक है। सामूगढ़ के युद्ध में विजय के बाद सर्वप्रथम दिल्ली में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवाया। अब ये ध्यान में रखना है कि औरंगजेब का जो राज्याभिषेक हुआ वो कहाँ हुआ? दिल्ली में। ठीक है। उसके बाद होता है उसके अगले साल देवराई या दौराई का युद्ध 14 मार्च 1600
1959 में। तो दोराई की घाटी कहाँ है? ये राजस्थान अजमेर के पास पड़ती है। ठीक है। उत्तराधिकारी की अंतिम लड़ाई दारा और औरंगजेब के मध्य मार्च 1659 में दोराई की घाटी में लड़ी गई। इस युद्ध में दारा जो है हताश होकर राजधानी से भाग जाता है, किंतु शीघ्र उसे पकड़ लिया गया। इस तरह औरंगजेब का दिल्ली पर अधिकार हो गया। ठीक है। अनंता जो मुराद और दारा था, इसको मृत्युदंड दे दिया जाता है, जबकि शाह शुजा की मृत्यु जो है अज्ञात परिस्थितियों में हो जाती है। इसकी जो मृत्यु हुई वो इतिहासकार जो है इसमें मतभेद हैं कि शाह शुजा की मृत्यु किस तरह से हुई। इस प्रकार जो है औरंगजेब उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय हो जाता है और मुगल साम्राज्य के शासन का पदभार ग्रहण करता है। ठीक है। तो इसके बाद जो मैंने शाहजहाँ का टॉपिक है उसमें उत्तराधिकारी का जो संघर्ष था, 3 युद्ध थे, वो भी आपको समझा दिए, ताकि जो अगला टॉपिक हो औरंगजेब का, उसमें हम औरंगजेब का ही टॉपिक पढ़ें। ठीक है। शाहजहाँ की मृत्यु होती है 22 जनवरी 1666 ईस्वी में। डेट याद रखनी है, कब होती है? 22 जनवरी 1666 ईस्वी। उत्तराधिकार संघर्ष के बाद शाहजहाँ को औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर दिया, यानी औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में कैद कर दिया था। अनंतः 22 जनवरी 1666 ईस्वी में किले के अंदर ही शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी समय से बीमार था। मृत्यु के पश्चात शाहजहाँ को ताजमहल में उसकी पत्नी मुमताज महल की कब्र के निकट दफना दिया जाता है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट शाहजहाँ से। अभी शाहजहाँ का जो टॉपिक है वो और भी है, जिसमें मैं उसकी कला और स्थापत्य के बारे में पढ़ाऊँगी, साहित्य के बारे में पढ़ाऊँगी। तो बहुत से अभी टॉपिक हैं, शाहजहाँ का टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, इसके अच्छे से एमसीक्यूज़ बनाइए, इसमें से बहुत से एमसीक्यूज़ बन जाएंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ना। किसी बुक्स का भी आप जो है किसी बुक से भी आप पढ़ सकते हो इसको अच्छे से, और एमसीक्यूज़ ज़रूर बनाना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।